यहाँ पे हेडिंग डालिए यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं होता है। यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो आपके पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है उसको आप लिख देते हो e की पावर आई थीटा। ऐसा कुछ यूलर्स ने बताया था। तो बच्चों जो e की पावर आई थीटा होता है वो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। तो यूलर्स ने बस आपको इतना बताया था कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखते हैं, जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -1 प्लस आई रूट 3/2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अगर हम बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम पोलर फॉर्म निकालें तो पोलर फॉर्म पता है क्या आएगा? तुम कहोगे सर पोलर फॉर्म के लिए आपने सिखाया था वो होता है z इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो अगर बच्चों हम इसका पोलर फॉर्म लिखें तो अगर आप इसका पोलर फॉर्म निकालना चाहें तो मेरे ख्याल से इसका पोलर फॉर्म अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इसका मॉडुलस 1 और ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ये होता है इसका, क्या होता है ये इसका होता है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म जब मैंने इसका लिखा तो इसको आप जनरली इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 टाइम्स, क्योंकि इसका मॉडुलस 1 है, e की पावर आई थीटा, थीटा की जगह 2π/3 है। तो इतनी सी बड़ी चीज को रिड्यूस करने के लिए यूलर्स ने सिर्फ एक कंसेप्ट बताया था कि आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिख दीजिएगा e की पावर आई थीटा। तो आपके इससे काफी सारे क्वेश्चंस रिड्यूस होने लगेंगे और जल्दी होने लगेंगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने अभी भी आपको देखा कि आप आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो मैं आपको एक बार आर्ग्यूमेंट भी आपको सिखाता हूं। और बच्चों इसमें खासा डिफरेंस होता है, ये बात हमारी ध्यान दीजिएगा कि जब मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहूं तो वो एक अलग चीज होती है, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट कहूं तो वो बच्चों एक अलग चीज होती है। लेकिन आप आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को एक ही समझते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, और अपना क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। तो बच्चों कब यूज करना है आर्ग्यूमेंट और कब यूज करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? जब मैं प्रिंसिपल बोलूंगा तो प्रिंसिपल ही होगा, और जब मैं आर्ग्यूमेंट बोलूंगा तो वो उस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो लेना होगा। लेट्स से अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसिडर करता हूं, ये सब आपके डाउट्स हैं तो आप इसको समझते रहिएगा। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कोई भी ले लिया, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लीजिए z, ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? ये इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा। ध्यान दीजिए, ये मैंने इसका आर्ग्यूमेंट लिख दिया थीटा, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें तो वो इसकी लेंथ होगी, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड जेड। मॉड जेड को बच्चों हम लोग आर के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड जेड को हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा z इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कुछ थोड़े नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आपको ये आर्ग्यूमेंट क्लियर होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट क्या है। अब बच्चों कोई आपसे कह देता है कि आर्ग्यूमेंट आपका 2π/3 है। 2π/3 का मतलब क्या होता है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को आप कैसे डिनोट करेंगे? 120 डिग्री के लिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 120 डिग्री पर है, तो 120 डिग्री कैसे आएगा? 120 डिग्री ऐसे ही तो आएगा। 120 डिग्री का मतलब बच्चों 2π/3 होता है, तो 2π/3 आप ऐसे ही तो बनाओगे। और बच्चों ये तो आप चाहे इसको आर्ग्यूमेंट कहो चाहे आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहो, बात तो उसमें एक ही है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कुछ चेंजेस होते ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें पता है, आप यहाँ पे 0 लिखते हो, यहाँ π/2 लिखते हो, पाई लिखते हो, 3π/2 लिखते हो, 2π लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है वैसे? पाई माइनस थीटा। और थर्ड में चले जाते हो तो पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ में आ जाते हो तो 2π माइनस थीटा होता है। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई द वे थीटा है क्या? थीटा होता है tan इनवर्स mod y/x। ये सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पोलर फॉर्म पढ़ा रखा है। अगर आप पढ़ रहे होंगे, अपने क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, आपने बुक से मिसलेनियस से क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो आपको 100% पता होगा कि थीटा इज tan इनवर्स mod y/x।
और बच्चों जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो वहां पे हम लोग को उस आर्ग्यूमेंट को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चेंजेस करने पड़ते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π से π के बीच में लाई करें। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका लिखते हैं जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, यानी जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वो होता है -π + थीटा। क्या हो जाता है, -π + थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अगर आपसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा तो वो आप लिखते हो -θ, यानी कि -tan−1 mod y/x। कई लोग थीटा की जगह अल्फा भी लिखते हैं, तो आप चाहे थीटा की जगह अल्फा लिख लो, एक ही बात है। थीटा क्या है, tan−1 mod y/x। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया उस बात पे ध्यान दीजिए। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा तो आप एक जनरल आर्ग्यूमेंट की तरह उसको ट्रीट करिए। तो जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट में π+θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-θ। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो बच्चों हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, z = -1 + i√3/2। तो बच्चों इसका x क्या, रियल पार्ट क्या है -1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है √3/2, यही तो है ना रियल पार्ट, x + iy से कंपेयर करोगे। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आप कहोगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रायंगल बनाएं, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल में आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। जरा देखिए यहां पर, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, याद सारी चीजें ऑब्वियस होती हैं, ये मैं आपको सारी चीजें दोबारा बता रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल में मैं क्या देख रहा हूं कि cos थीटा की जगह क्या है, cos थीटा की जगह है -1/2 और sin थीटा की जगह क्या है √3/2। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा जिसमें cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा पॉजिटिव है, भाई अगर आप ध्यान से देखें कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरा पूरा एक एक स्टेप वाइज लिखें तो उसमें cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा क्या है आपका पॉजिटिव है। तो ऐसा कब होता है cos थीटा नेगेटिव हो sin थीटा पॉजिटिव हो, तो आप कहोगे सर जब आपका सेकंड एंगल क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल हम लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें जो एंगल लेना पड़ेगा वो एंगल ऐसा होना चाहिए जिससे cos थीटा नेगेटिव हो sin थीटा पॉजिटिव हो। तो आप कहोगे सर वो एंगल होना चाहिए π-θ। थीटा आपका क्या होगा, जिसमें cos थीटा हाफ हो सकता है, sin थीटा √3/2 हो सकता है, यानी थीटा आपका π/3 है। ठीक है ना। थीटा आप कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, tan−1 mod y/x। तो आपने थीटा निकाला तो वो क्या आया π/3, लेकिन आपको ऐसा थीटा लेना है जिसमें cos थीटा नेगेटिव हो जाए sin थीटा पॉजिटिव हो जाए। तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, π-θ। तो इसलिए आप उसको क्या लिखते थे 2π/3 लिखते थे। उसी तरीके से बच्चों आप सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जब जस्टिफाइड करते हो, जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है लेकिन sin थीटा cos थीटा क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहां पे आर्ग्यूमेंट क्या लोगे π+θ। फोर्थ में आओगे तो 2π-θ, यही तो हुआ ना इसका मतलब। लेकिन बच्चों आपसे अगर हम स्पेशली कहें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, -π से π के बीच में इंटरवल में लाने के लिए, उसके लिए हमने आपको कुछ डाटा बता रखा है कि अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना हो तो आप -π+θ लिखोगे, और अगर यदि आपको आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना हो तो आप -θ लिखोगे। यही तो मैंने आपको बताया। चलिए, तो मैंने आपका आर्ग्यूमेंट का तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि भैया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब मैं कहूंगा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब वही है जो मैं अभी आपको समझा रहा था, और आर्ग्यूमेंट कहूं तो वो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, थीटा π-θ π+θ 2π-θ। आर्ग्यूमेंट तो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट होगा क्योंकि वो तो आपको साफ साफ ट्रायंगल से नजर भी आएगा। ठीक है ना, कि उसमें sin थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लाइक दैट। अब बच्चों इस कंसेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की कम से कम फिर 4 क्लासेस लगती हैं, उसमें मैं फिर काफी सारा पढ़ाता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, अभी मैं आपको थोड़ा और पढ़ा देता हूं जिससे आपके कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। होपफुली आपने यहां तक लिख लिया होगा।
चलिए अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपके कंसेप्ट थोड़े अपग्रेड करते हैं। और ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि e की पावर i थीटा इज नथिंग, दिस इज cos थीटा प्लस i sin थीटा ओनली। ठीक, चलिए अब आपने मन में कहा कि सर ठीक है, हम लोग तो अभी तक जो यूज कर रहे थे वो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, जहां तक हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे सर, जितना आपने पढ़ाया है और जितना हम लोग ने किया। अब ऐसी सर जगह बताइए जहां पे सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही यूज होता है, तो वो होता है, आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी उसके लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या हेडिंग डालेंगे आप? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें हेडिंग डालिए तो मैं आपका थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करके आपको और भी समझा देता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी का बच्चों क्या मतलब होता है? यूनिटी का मतलब होता है वन। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। और अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1 की पावर 1/3। हालांकि कई बच्चों ने सवाल उठाए कि सर ये 1 की पावर 1/3 या 1 की पावर 1/4, 1 की पावर 1/5, 1/n, ये सब पढ़ने का मतलब क्या है? बच्चों अब एक्चुअली में क्या है कि आगे की इंजीनियरिंग साइंस कुछ इस तरह से बनी हुई है कि आपको इन बातों का यूज करना पड़ता है कई जगह। कैसे यूज करते हैं तो आपको आगे बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पे ध्यान दीजिए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? यूनिटी यानी कि 1 और क्यूब रूट मतलब 1 की पावर 1/3। अगर हम कहें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो होगा वो 1 और 1 की पावर 1/4। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/5। nth रूट ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/n। समझ में आया? तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं z, या आप इसको x भी मान लिख सकते हैं, जो आप मान लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो हमने इसको z मान लिया। अगर हम इसमें दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा z³ - 1 = 0। ध्यान दीजिए क्या आएगा? z³ - 1 = 0। अब बच्चों इतना तो हर कोई जानता है कि इसके फैक्टर क्या होते हैं। इसके फैक्टर होते हैं a - b इंटू ब्रैकेट a² + b² + ab। इतना हर बच्चा जानता है। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला 0 करेंगे तो z = 1 आएगा, और दूसरा 0 करेंगे तो यहां से प्रॉब्लम आपको होने लगती है कि सर ये होता क्या है, अचानक इसमें क्या फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, अब आपको स्क्रीन पे और ज्यादा टकटकी लगा के देखना पड़ेगा। अगर आप ना लिखना चाहें तो भले पेन छोड़ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन को ध्यान दीजिएगा। तो अब आप बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर A1 है, B1 है, C1 है। ठीक, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इस इक्वेशन का, क्या है डिस्क्रिमिनेंट? b² - 4ac। यही तो है, चेक कर लो, b² - 4ac, तो क्या है? -3 है। तो बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? आप कहोगे z = -b ± √b² - 4ac/2a। यही तो इस इक्वेशन के रूट्स हुए। अब आप ध्यान दो, यहां पे z की दो वैल्यूज आएंगी। एक है -1 प्लस, अगर बच्चों आपको -√3 में कंफ्यूजन है तो आपने हमारी स्क्रीन पे सबसे टॉप पे देखिए, जैसे आपके सामने -√3 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, 3 × -1, इस तरह से लिखेंगे आप। तो आप इसको ऐसे लिखिए, √3 × √-1, ऐसे लिखेंगे। तो √-1 क्या होता है? i होता है। तो -√3 को लिखेंगे क्या? √3i। बोलो अब समझ में आया? तो बच्चों एक आपका z ये है और दूसरा रूट क्या है? z = -1 - i√3/2। तो बच्चों ये आपके दो रूट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों जो पहला रूट होता है ना, ध्यान दो, जो पहला रूट होता है, इधर ध्यान दो, ये जो पहला रूट होता है, इस पहले रूट का बच्चों नाम होता है ओमेगा। ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट। हमने इस रूट को नाम दिया है ओमेगा। क्या नाम दिया है? ओमेगा। आप भी लिख सकते हैं, ये देखिए लिख रहा हूं, ओमेगा = -1 + i√3/2। दिस इज द ओमेगा। अब बच्चों आप भी लिखना धीरे धीरे स्टार्ट करिए, क्योंकि मैंने स्पीड धीरे कर दी है और एक चीज को ऑलरेडी दो बार बता रहा हूं। देखिए, तो आपने ओमेगा क्या लिखा? आपने ओमेगा लिखा -1 + i√3/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो और हमको बताओ ओमेगा स्क्वायर क्या है। तो जो बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं, आपने ओमेगा किसको एलेक्ट किया? -1 + i√3/2 को। मैंने कहा उसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा
तो ओमेगा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है ना, जब बच्चों इसको आप -1 माइनस आई रूट 3। हाँ ठीक है, ओके। तो बच्चों ये आएगा -1 माइनस आई रूट 3/2। ध्यान दीजिए, अगर किसी को भी स्क्वायरिंग में प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बता दे, मैं इसकी स्क्वायरिंग भी करके दिखा सकता हूं। किसी बच्चे को अगर स्क्वायरिंग में इसकी प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दे, मैं स्क्वायरिंग भी करके दिखा सकता हूं। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे कि मैंने ओमेगा का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, -1 माइनस आई रूट 3/2। तो इसका मतलब बच्चों एक रूट आपका ओमेगा है, और ये जो दूसरा रूट है जिसमें मैं लाइट ग्रीन पैरेट कलर चला रहा हूं, वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर ये कंसेप्ट होता है कि कभी भी z³ - 1 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो एक रूट हमारा होता है ओमेगा और एक रूट होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस रूट को कहते हैं हम लोग ओमेगा, और ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो दूसरा रूट आ जाता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपको क्लियर कट नजर आ गया कि आपने क्या लिखा था। मैं आपको फिर से रिकॉल कर रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा था z³ - 1 इज इक्वल टू 0, और बच्चों मैंने इसके फैक्टर किए तो y इसके वेक्टर a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये आया। तो बच्चों जब इसके मैंने रूट निकाले तो पहले फैक्टर को रूट 0 किया तो 1 आया, दूसरे फैक्टर को 0 किया तो क्या आया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों आपको आज के बाद ध्यान रखना होगा कि कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट आपसे कोई चिल्ला चिल्ला के अगर कह रहा है तो आप याद रखिएगा उस इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपके कंसेप्ट अब आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी और भी अपग्रेड करते चला जाऊंगा। ठीक, चलिए बच्चों अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों आप जरा ओमेगा लिखिए फिर से, इधर ध्यान दीजिए, आप जरा ओमेगा लिखिए फिर से, ये आपका ओमेगा है, और मैंने आपसे कहा कि सर ओमेगा का कॉन्जुगेट लीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना तो मैंने आपको सिखाया है ना कि आई को क्या रिप्लेस कर देते हैं, माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। बोलो समझ में आया। तो बच्चों ये ओमेगा का कॉन्जुगेट किसके बराबर आया है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आया है। ध्यान दो बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों आप यहां क्या लिखेंगे कि ये जो दोनों रूट्स हैं आपके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब ओमेगा स्क्वायर का अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इस बात को किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। बोलो समझ में आया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं और फिर से वही इक्वेशन लिखते हैं। तो बच्चों अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझ गए तो मैं आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी बताऊंगा, और अगर आप ये नहीं समझ पाए तो मैं रोक दूंगा फिर क्लास। तो z³ - 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। चलो बच्चों आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी है, जैसे आप कहते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट अगर x इक्वल टू अल्फा है तो अल्फा क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करता है ना, ऐसे ही तो आप लिखते हो। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 1, चेक करो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दूसरा रूट क्या है, ओमेगा, ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ओमेगा का क्यूब क्या होगा बच्चों, 1। ओमेगा का क्यूब क्या होगा, 1। समझ में आया। और एक और रूट है ओमेगा स्क्वायर, वो भी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करो। तो ओमेगा का स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ओमेगा पावर 6 भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब बच्चों आपके पास कुछ बातें यहां पर निकल करके आ रही हैं कि ओमेगा की पावर 3 के क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ओमेगा की पावर में कभी भी 3 का मल्टीपल आता है
तो वो 1 होता है। और ओमेगा की पावर अगर आपके सामने कोई 3k+1 लिख दे, मतलब 3 से डिविजिबल +1, जैसे आपने पढ़ा नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि i की पावर 4k+1 क्या होता है, i होता है, i की पावर 4k+2 क्या होता है, -1 होता है। तो बच्चों ओमेगा की पावर 3k+1, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू ओमेगा की पावर 3k1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ओमेगा। तो बच्चों ओमेगा की पावर 3k+1 क्या होगा, ओमेगा होगा। ओमेगा की पावर 3k+2 क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो बच्चों ये भी रिजल्ट आपको अपने दिमाग में याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं इस रिजल्ट को फिर से हाईलाइट करने के लिए एक ब्लैक कलर से बॉक्स बना दे रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं आराम से। होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक नया फिर से कंसेप्ट लिखते हैं। अब हर बच्चा अपनी कॉपी में क्या कैलकुलेट करेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हर बच्चा अपनी कॉपी में इसको कैलकुलेट करे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों -1 माइनस i√3/2। तो बच्चों अगर आप इसका एलसीएम वगैरह सब प्रॉपर लेंगे तो ये वैल्यू, एक बच्चे ने बताई कि ये वैल्यू क्या आएगी, 0। तो बच्चों इस रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं और इसको यूज करेंगे आगे चल के, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। बोलो समझ में आया। तो बच्चों जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू होगी कंसेप्ट आपके बढ़ते चले जाएंगे। ओके, अगला कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ जा रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए, तो बच्चों आपके पास इक्वेशन क्या थी, आपके पास इक्वेशन थी z³ - 1 = 0, थी ना। तो बच्चों इसका एक रूट क्या था, z = 1, और बच्चों 1 का पोलर फॉर्म तो सभी बच्चे जानते हैं। अब भैया आपने कुछ भी नहीं लगाया है या पढ़ाई नहीं है तो फिर आप नहीं जानते होंगे, वरना 1 का पोलर फॉर्म सभी बच्चे जानते हैं। 1 का पोलर फॉर्म क्या होता है, 1 टाइम्स cos 0 प्लस i sin 0, ठीक। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ 1। अगर आपको बच्चा नहीं पता है तो मैं आपकी फिर से हेल्प थोड़ी सी कर देता हूं। देखिए यहां पे मैंने बताया था, यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 0। यहां पर क्या होता है बताइए, पाई। यहां पर क्या होता है, π/2। यहां पर क्या होता है, -π/2। लेकिन ये कौन से आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, ये तो मैंने आपको जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताए थे वही लिखे हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो तो सेम ही होते हैं, चाहे आर्ग्यूमेंट कहो चाहे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहो। बाय द वे 1 क्या है, 1 का मतलब हुआ 1 + 0i। इसका मतलब ये 1,0 पॉइंट है, तो 1,0 पॉइंट कहां लाई करता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। और पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करे, चाहे वो 2 हो, 2,0 हो, चाहे 3,0 हो, कुछ भी हो, उसका आर्ग्यूमेंट बच्चों, चाहे आप उसको आर्ग्यूमेंट कहो चाहे आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहो, आर्ग्यूमेंट उसका 0 ही होता है। बोलो समझ में आया। चलिए z = अगला, इधर ध्यान दो, z = क्या था, दूसरा रूट बताओ, -1 प्लस i√3/2। तो बच्चों इसका आर्ग्यूमेंट बताइए क्या है। तुम कहोगे सर 1 टाइम्स cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ध्यान दो, और यहां पर अब एक नई चीज सीख लो, कभी भी हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, इन सबके कंसेप्ट जब भी पढ़ेंगे तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो जनरल आर्ग्यूमेंट होते हैं, इसमें हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज नहीं करते। अगर करेंगे तो इनके कंसेप्ट काफी सारे हिडन हो जाते हैं, इसलिए हम इनमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं यूज करते, नॉर्मल जो आर्ग्यूमेंट्स होगा हर क्वाड्रेंट वाइज वही यूज करते हैं। चलिए, तो बच्चों z = अगला बच्चों देखो -1 माइनस i√3/2, ये अगला रूट है। अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो वो क्या आएगा, फिर से 1 आएगा। आप मॉडुलस लेके देख लो। और बच्चों मजे की बात ये है कि ये जो तीनों रूट्स है ना z³ - 1 = 0 के, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस है वो क्या आते हैं, 1 आते हैं। चेक कर लो, इसका भी 1 है तीसरे वाले का। अब बच्चा जो तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसका आर्ग्यूमेंट मेरे को बताना है।
तो मैंने आपसे फिर से कहा, मैं एक जनरल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर आपका होता है इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, यहां क्या होता है पाई प्लस थीटा। तो बच्चों यहां पर थीटा क्या है आपका पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हुआ 4 पाई बाई 3। अब आप कहोगे सर इसको एक बार जरा क्वाड्रेंट में बना के दिखाइए, वो भी बना के दिखाएंगे, इंतजार करो। तो बच्चों मैंने आपको फिर से बताया कि मैंने यहां पर आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, यहां पे हमारे पास ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम जबरदस्ती उन आर्ग्यूमेंट्स को माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई कराएं, ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है। तो आई थिंक आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहां पर क्या है, दिस इज z इज इक्वल टू 1 टाइम्स cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई sin 4 पाई बाई 3। और बच्चों आपको एक बात याद समझ में आ गई होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इन सबका मॉडुलस क्या है 1। क्या है 1, तो 1 का मॉडुलस 1 होता है, ओमेगा का भी मॉडुलस 1 है, ओमेगा स्क्वायर का भी मॉडुलस 1 है। तो बच्चों अगर तीन तीन रूट्स का मॉडुलस 1 है तो आपको जो मैंने ये जनरल इक्वेशन लिखी है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तुम कहोगे सर आपने बहुत क्लियर कट बताया था कि z1 माइनस z2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो बच्चों मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा, तो तुम Sir, your voice is not coming. Your voice is not coming, sir. ओके बच्चों, तो आपके सामने फिर से आपका वेलकम है। चलिए मैं आपको दोबारा एक बार फिर से बताता हूँ न्यू पेज पे। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू 1, क्या लिखा है मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू 1। तो ये बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है कि z लाई कहां पे करेगा, सर्किल पे लाई करेगा। और z आपका क्या है, मतलब आपके रूट्स क्या क्या है, एक रूट आपका 1 है, एक रूट आपका ओमेगा है, एक रूट आपका ओमेगा स्क्वायर है। चलो बच्चों एक सर्किल बनाते हैं जिसकी रेडियस क्या होगी 1 यूनिट। स्टार्ट विद द सर्किल। तो आप भी अपनी कॉपी में जिससे भी बना सकते हैं सर्किल बनाइए। देखो बच्चों मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि आपको ताकि ज्यादा क्लियर कट नजर आए। तो देखो बच्चों मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया, दिस इज द यूनिट रेडियस सर्किल। तो बच्चों इसके 3 रूट्स थे, चलो तीनों रूट्स लिखते हैं। z³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के 3 रूट्स थे। एक था 1 जिसको आपने कहा था cos 0 प्लस आई sin 0। एक था आपका ओमेगा जिसको आपने कहा cos 2 पाई बाई 3
प्लस आई साइन 2π/3। एक रूट है आपका ओमेगा स्क्वायर, उसको आप कहेंगे cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। बोलो समझ में आए ये तीनों रूट्स हैं। अब बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं यूलर्स की। यूलर्स ने क्या कहा कि इसको इतना बड़ा नहीं लिख करके रिड्यूस कर लो। क्या लिखेंगे? e की पावर i 0। यही तो यूलर्स ने बताया, e की पावर i 2π/3। इसको क्या लिखेंगे? e की पावर i 4π/3। बस यूलर्स का यूज इतना ही है। हाँ ठीक है, बताइए। हेलो सर। चलिए, तो आपके पास बच्चों cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, इसका मैंने आपको यूलर्स फॉर्म भी बच्चों लिख करके दिखा दिया है। तो अब आप किस तरह से करेंगे जरा देखते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है? 1 है। तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेंगे? सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे। तो बच्चों पहला रूट का आपका ये है, ये देखो मैंने आपका पहला रूट बनाया है e की पावर i0, मतलब cos 0 प्लस आई साइन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा रूट बच्चों कहां बनेगा? दूसरा रूट बनाने के लिए आपको कितना एंगल बनाना पड़ेगा? 2π/3 एंगल बनाना पड़ेगा। 2π/3 का मतलब बच्चों क्या होता है? 120 डिग्री। 2π/3 का मतलब क्या होता है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पर आप दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए। ये देखिए, दिस इज 2π/3। समझ में आया? ये आपका बच्चों दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये दूसरा रूट है i की पावर 2π/3। ठीक है। और अगर बच्चों आप तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो उसमें 4π/3 है। तो 4π/3 के लिए आप क्या करेंगे? 2π/3 में फिर से 2π/3 ऐड कर देंगे तो आपको 4π/3 मिल जाएगा। और वैसे भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट की दशा में कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब एक ऊपर होगा तो एक जस्ट उसके नीचे होगा। तो ये हो गया बच्चों e की पावर i 4π/3। अगर आपको 4π/3 देखने में तकलीफ है तो आप इसको ऐसे देखिए, मैं आपकी स्क्रीन में बना रहा हूं। दिस इज एंगल इज 4π/3। समझ गए होंगे आप। और बच्चों यदि मैं ध्यान से देखूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 रूट है, तो फोर्थ ऑफ रूट ऑफ यूनिटी में कितने रूट होंगे वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं आगे, अगर क्लास चल पाई तो। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? तो इन तीनों रूट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों रूट्स को आपस में हम लोग ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये पहला, ध्यान दीजिए, ये पहला रूट, ये दूसरा रूट और ये तीसरा रूट। तो तीनों रूट्स को आपस में ज्वाइन करने पर क्या बना है बच्चों? आपके सामने एक ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों ये जो तीनों रूट्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि 3 साइड्स का जो पॉलीगन है वो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो एक बच्चा पूछ रहा है मैसेज में कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हुआ, वो भी बता दीजिए। ओके चलो मैं बता देता हूं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों ये क्या है? 2π/3 एंगल आपको तो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल भी कितना होगा बच्चों जो मैं ग्रीन कलर से मार्क किया अभी मैंने, ये कितना एंगल होगा बेटा? पहला 120 है, दूसरा भी 120 है, तो 360 होने के लिए तीसरा भी क्या होगा? 120 होगा। 120 मतलब क्या होता है? 2π/3। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये तीनों ही एंगल्स क्या है? 2π/3। ठीक है ना? ध्यान दीजिए। तो बचा हुआ एंगल भी बच्चों आपका क्या हो गया? 2π/3। तो अगर आप ध्यान से देखें 2π/3, 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 ऐसे 3 ट्राइंगल्स आपके बन गए हैं सेंटर पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप पूछ रहे हो कि सर इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों कहते हैं? तो चलिए मैं आपको क्लास 9 10th की तरफ ले जाता हूं और आपको बताता हूं कैसे हुआ। देखो मैंने एक ट्राइंगल आपके सामने बना दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसी से मैं आपको समझा ले जाऊंगा। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ये वाला बच्चों एंगल कितना है? दिस इज एंगल इज 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होता है? 120। ठीक, तो बच्चों अगर आपको पता होगा कि ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कितने हुए 180 होने के लिए? ये हो गए 60, यानी कि 30 और 30 हो गए।
बोलो समझ में आया? और बच्चों ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ऐसा ही सेम ट्रायंगल कहां बना है, नीचे की तरफ भी बना है ना, सेम ऐसा ही दूसरा ट्रायंगल भी बना है। तो उसमें भी एंगल बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये होगा आपका 120, ये भी क्या हो जाएगा आपका 30। बोलो समझ में आया? तो बच्चों ऐसे ये तीनों एंगल्स जो होंगे वर्टेक्स के क्या हो जाएंगे, 60 60 60। बोलो समझ में आया? क्योंकि तीनों ही ट्रायंगल्स क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रहे हैं, सेंटर पे एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द रेगुलर पॉलीगन ऑफ, रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, जिसकी हर साइड क्या हो, इक्वल हो। तो उस रेगुलर पॉलीगन का क्या नाम होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये होता है बच्चों मतलब। तो ओके, अब किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ ले। तो बच्चों मैं आपको दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ZQ - 1 इज इक्वल टू 0 सर के एक चीज तीन रूट्स पूछनी हैं। थी हाँ हाँ पूछिए। सर, ऐसे क्वेश्चन स्कूल लेवल पे ही आएंगे कि मतलब जेईई मेन एडवांस में भी आ सकते हैं? नहीं, ये स्कूल लेवल नहीं है, स्कूल लेवल तो आपका खत्म हो चुका है, ये तो जेईई मेंस का पढ़ा रहा है। स्कूल लेवल इज ओवर नाउ, स्कूल लेवल नहीं है ये। ठीक है, तो ZQ - 1 इज इक्वल टू 0, इसके तीन रूट्स हैं, e की पावर I0, e की पावर I2π/3, e की पावर I4π/3। और मैंने ऑब्जर्वेशन से ध्यान दिया कि इन तीनों रूट्स का मॉडुलस 1 है। इसका मतलब ये तीनों रूट्स कहां लाई करेंगे, सर्कल की सरकमफेरेंस पे, एक ऐसा सर्कल जिसकी यूनिट रेडियस होगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी रेडियस होगी यूनिट होगी। ठीक है, और उसके बाद ये तीनों रूट्स जब हम उनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन हो गया 3 साइड का। हाँ, अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ओके, तो बच्चों मेरी वीक में एक ही क्लास लगती है, तो चलो बच्चों अब मैं आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा अपग्रेड करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हेडिंग डालिए, सभी बच्चे हेडिंग डालें, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ, वो हुआ 1 की पावर 1/4। अब थोड़ी सी मैं अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तभी काम हो पाएगा। दिस इज Z की पावर 4 - 1 इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? इसके आगे बच्चों हेडिंग लिखिए, Z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर। इसके फैक्टर करिए, क्या आएगा, Z स्क्वायर प्लस 1 Z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके आगे बढ़िए तो बच्चों यहां से Z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, और क्या आएगा, Z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बच्चों Z क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, एक तो ये आएगा, और क्या आएगा, Z प्लस -1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप क्या कहेंगे बच्चों, प्लस माइनस आई, और आपके रूट्स क्या है, प्लस -1। तो बच्चों आपके ये 4 रूट्स निकल करके आए हैं, प्लस माइनस आई प्लस -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी तो उसके 3 रूट होंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगी तो उसके 4 रूट होंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी तो रेगुलर पॉलीगन जो बनेगा उसकी 3 साइड्स होंगी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बनेगी तो रेगुलर पॉलीगन होगा जिसकी 4 साइड होंगी। समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखो तो बच्चों आपके पास जो रूट है जरा उनको लिखने की जरा कोशिश करिए। सबसे पहले आइए उनको रूट्स को हम लोग पहले सजाते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है आपको। आइए पहले रूट्स को डेकोरेट करते हैं। पहला रूट क्या है, 1। 1 का मतलब क्या हुआ, cos 0 प्लस i sin 0। समझ में आया? दूसरा रूट क्या है, i को क्या लिखेंगे, cos π/2 प्लस i sin π/2, ये तो लिखेंगे। तीसरा रूट है -1, उसको क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस i sin पाई। चौथा रूट है -i, इसको लिखेंगे cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। चेक कर दो आप। तो अगर आप इसको चेक करना चाहो तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताता हूं अगेन फिर से, देखिए पूरी ज्योमेट्री वही है। जब ज्योमेट्री सेम रहती है तो उसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट। देखिए 0 π/2 पाई, और यहां पर बच्चों में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं लिख रहा हूं, दिस इज 3π/2 ये लिख रहा हूं।
तुम कहोगे सर यहाँ पे 3π/2 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा मेरे को 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90 ऐसे चलना है, ठीक है ना? तो मैं इस तरह से चल रहा हूं ताकि रूट्स में सिमेट्री बनी रहे। बाकी -i का मतलब वही है जो होता है cos 3π/2 माइनस, देख लीजिए आप, सारी वही चीजें आ रही हैं। तो sin 3π/2 जो होता है -1 होता है, -1 से ये -i बन जाएगा और cos 3π/2 0 होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर इतना सब कुछ कर क्यों रहे? भैया मैं नहीं कर रहा हूं, आपके कोर्स में nth रूट ऑफ यूनिटी तक है, तो जिसको क्यूब रूट आता है, फोर्थ रूट आता है, तो वो nth रूट ऑफ यूनिटी तुरंत समझ लेता है, और जिसको nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाती है वो पैकेज के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाता है, ठीक है? आइए, तो बच्चों आपके सामने फिर से ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जितने भी रूट्स हैं इन सबका मॉडुलस क्या है? इन सबका मॉडुलस 1 है। चाहे 1 का मॉडुलस लो, चाहे i का मॉडुलस लो, चाहे -1 का मॉडुलस लो, चाहे -i का मॉडुलस लो, इन सबके मॉडुलस क्या हैं? इन सबके मॉडुलस 1 है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे अगेन अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, और ये चारों रूट्स उस सर्किल की सरकमफेरेंस पे लाई करेंगे। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ो, तुम्हें और समझ में आएगा। देखो अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे थोड़ा सा डाटा डिस्टर्ब कर रहा हूं। मैंने z³ -1 = 0 लिखा था, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा z = इधर ध्यान दीजिए, मैं स्पेस को बचाने के लिए उसी के बगल में लिखता चला जाऊंगा, z = 1 टाइम्स cos 0 प्लस i sin 0। एक आपका रूट ये था। दूसरा रूट क्या था? z = 1 टाइम्स cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 था। बोलो समझ में आया? तीसरा रूट क्या था? z = 1 टाइम्स cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3। अब बच्चों मेरे को यहाँ पे एक सिमेट्री जनरेट करनी है, तभी तो मैं nth रूट ऑफ यूनिटी पे पहुंचूंगा, वरना क्या हर सारे रूट्स के लिए थोड़ा ना करता रहूंगा। z की पावर -4 = 0, इसका पहला रूट क्या है? ध्यान दो बच्चों, पहला रूट 1 टाइम्स cos 0 प्लस i sin 0। अभी मैंने बताया था पीछे स्क्रीन पे, आप चेक कर लेना। दूसरा रूट एक 1 लिखा था, फिर मैंने i लिखा था, i को लिखा था 1 टाइम्स cos π/2। इधर ध्यान दो, π/2 मैं नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं 2π/4 प्लस i sin 2π/4, मैं ये लिखने जा रहा हूं, ये भी वही है। फिर क्या था तीसरा? -1 था, तो -1 को मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, लिखा क्या था मैंने? cos π प्लस i sin π, तो मैं पाई को बच्चों ऐसे लिखूंगा cos 4π/4 प्लस i sin 4π/4। बोलो समझ में आया? ये भी पाई है। चौथा रूट z = 1 टाइम्स क्या लिखा था? cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। 3π/2 को कैसे मैं ऐसे लिखूंगा? मैं 3π/2 को लिखूंगा cos 6π/4 प्लस i sin 6π/4। अब कहोगे सर इससे फायदा क्या हुआ? बेटा पहला रूट तो जितना भी हो, चाहे क्यूब रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कुछ भी हो, पहला रूट तो सबका सेम है। अब दूसरे रूट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दो, जैसे लिखा है cos 2π/3, तो अपॉन में देखो दोनों में 3 है। अब z की पावर 4 -1 में पहला रूट तो सभी के लिए सेम है, जरा बाकी रूट्स देखो, सब में 2π/4, डिनोमिनेटर में सबके 4 है, ध्यान दो, डिनोमिनेटर में सबके 4 है। तो अगर मैं बच्चों पहले तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ चला जाऊंगा। आपको पेशेंस रखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। आइए, तो सबसे पहले हम यहां पर एक सर्किल बनाते हैं जिसकी रेडियस क्या होगी? जिसकी रेडियस होगी 1 यूनिट। ये मैंने सर्किल बना लिया, ठीक। अब जरा ध्यान देते हैं यहां पर हो क्या रहा है। पहला रूट बच्चों कहां है? ये, इसका नाम क्या है? cos 0 प्लस i sin 0, उसको हम क्या लिखेंगे? e की पावर i 0। दूसरा रूट कहां है? कहोगे ये, e की पावर i 2π/4 या π/2 भी लिख सकते हो, ठीक। तीसरा रूट कहां है? ये देखो 90 90 जोड़ते चले जा रहे हैं, रूट आता चला जा रहा है ना, और इससे पहले वाले में क्या था?
120 120 जोड़ते चले जा रहे थे तो रूट्स आते चले जा रहे थे। समझ में आया? चलो, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे e की पावर i 4π/4। और एंगल वाइज देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो, ये आपका क्या है? π/2। ये आपका क्या है? पाई। ये आपका क्या है? 3π/2। बोलो समझ में आया? तो आपके चारों रूट्स, चौथा रूट बनाओ बच्चों, चौथा रूट। ये आपका चौथा रूट है। ये क्या होगा? e की पावर i 6π/4। बोलो भाई, चारों रूट्स बना दिए। अब बच्चों अगर हम चारों रूट्स को जरा ज्वाइन करें, बताओ भाई, चारों रूट्स को हम ज्वाइन करें। जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? यहां पे बनेगा एक सर्किल। क्या बनेगा? सॉरी, एक पॉलीगन बनेगा। चलो अब हम पॉलीगन बनाते हैं। तो जो चारों रूट्स को जरा ज्वाइन करिए और एक पॉलीगन बनाइए जरा सभी लोग अपनी कॉपी में। तो मैं पॉलीगन सीधा बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये देखो बच्चों, ये पॉलीगन बन गया। तो आपको क्या सिमेट्री मिली? ये पॉलीगन क्या होगा, कोई बता सकता है? रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? ये पॉलीगन रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही जवाब है इसका जवाब। अच्छा हाँ बेटा, इसका जवाब स्क्वायर ही होगा। तो स्क्वायर क्यों होगा? तुम कहोगे सर ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। सेमी सर्कल में सर देखिए कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। सेमी सर्कल में बने हुए ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल होते ही है। इसका मतलब ये चारों एंगल वर्टेक्स के 90-90 तो है ही, और सर साथ में चारों साइड्स भी इक्वल है। क्योंकि अगर आप सर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये क्या होगी? √2। तो ऐसे तो सभी √2 है। तो सारे एंगल 90 और √2 इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर ही तो हुआ। चलिए, अब बच्चों यहां पर आप ऑब्जर्वेशन तो आपने देख लिया कि सर कैसे खींच खींच के पढ़ा रहे हैं, 4 बार बता रहे हैं, तब समझ पा रहे हैं। अब बच्चों हमें जाना है nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। किसकी तरफ जाना है? nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। ठीक है, तो कैसे हम लोग जाएंगे nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ? अब वो आपको समझना पड़ेगा। आइए चलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ, और यहां पे लिखते हैं कुछ बातें, ध्यान दीजिएगा। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ? 1 की पावर 1/n, दिस इज नोन एज nth रूट ऑफ यूनिटी। ऐसे तो लिखेंगे। तो यानी कि z की पावर n-1 इज इक्वल टू 0 के कितने रूट होंगे? कहोगे सर कितने रूट होंगे मतलब? अरे अभी सिमेट्री बताई तो। एक रूट क्या होगा? 1 टाइम्स cos 0 प्लस i sin 0। ये नहीं लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। दूसरा रूट, तीसरा रूट नहीं लिख सकते हो। कहोगे सर थोड़ी सिमेट्री बताइए तो कि इसमें लिखेंगे कैसे? अच्छा देखो, अगर हम लिखते हैं 1 टाइम्स cos 2k π/n प्लस i sin 2k π/n, जहां पर k जो जा रहा है वो 0, 1, 2 से लेकर के n-1 तक है, तो क्या इसके सारे रूट्स नहीं आ जाएंगे? जरा चेक करो। k 0 डालो, चलो उसको चेक ऐसे करो, 4th रूट ऑफ यूनिटी के लिए पहले चेक करो। तो 4th रूट ऑफ यूनिटी में 4 रूट थे, जरा k की जगह 0 डालो, देखो पहला रूट आया? कहोगे सर हाँ आ गया, cos 0 प्लस i sin। k की जगह 1 डालो, दूसरा रूट आया? बिल्कुल आ गया। k की जगह 1 डालो, दूसरा रूट आ गया। और सर n का क्या करें? अरे भैया 4th रूट ऑफ यूनिटी है तो उसमें n की जगह क्या डालोगे? 4 ही तो डालोगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसमें n की जगह 3 डालोगे। ओके, अब k की जगह 2 डालो तो क्या आ जाएगा? cos 4π/4 प्लस i sin 4π/4। तो ऐसे k कहां तक जाएगा? 0 से लेकर के n-1। अगर n आपका 4 है तो k की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। अगर n आपका 3 है तो k की वैल्यू होगी 0, 1, 2। n का k मतलब आप समझ गए होंगे ना। n की वैल्यू अगर 5 होगी तो रूट्स आपके होंगे 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा। समझ में आया? तो ये बच्चों nth रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट है। किसको किसको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया और किसको किसको समझ में नहीं आया? दिस इज द
कंसेप्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक बार वेरीफाई करके आप देख लीजिए, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए भी वेरीफाई है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए भी वेरीफाई है। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सर इसका करें क्या? अरे पहले समझो तो करें क्या, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं एक से एक। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पर हुआ क्या, जरा और बातें समझते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का डायग्राम कैसे बनेगा? कोई बताएगा डायग्राम कैसे बनेगा? कहोगे सर ये जितने भी रूट्स होंगे, हाँ गुड सर, ये जितने भी रूट्स होंगे इन सबका जो मॉडुलस होगा वो तो 1 है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी रूट्स होते हैं उनका मॉडुलस 1 होता है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। तो यूनिट रेडियस का सर्किल आप भी बना लो। मेरा नहीं बन पाया, बिगड़ गया, दोबारा बनाते हैं। बन गया, ठीक। चलिए अब बच्चों जरा यहां पे ध्यान दो। यहां पर आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि अगर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 3 साइड का पॉलीगन, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 4 साइड का पॉलीगन, nth रूट ऑफ यूनिटी है तो n साइडेड पॉलीगन। तो चलो बच्चों हम लोग n साइडेड पॉलीगन बनाए, स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट होगा। देखो बच्चों n साइडेड पॉलीगन बनता चला जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा ना, दिस इज कॉल्ड n साइडेड पॉलीगन। ऐसे ये बनता चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। अब जहां तक जितने रूट्स होंगे उतना अंत होगा। 5 रूट होंगे तो पेंटागन बन जाएगा, रेगुलर पेंटागन। और रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे कितना एंगल होगा? 2π/5। कितना एंगल होगा? 2π/5। ध्यान से देखो भाई, अगर आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लगा तो उसमें सेंटर पे एंगल कितना था? 2π/3। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में कितना है? 2π/4। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में कितना होगा? 2π/n। कितना होगा? 2π/n। चलो मैं बना करके दिखाता हूं आपको एक एक रूट। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो, इस तरह से ये बनता चला जाएगा, समझ रहे हो? तो ये एंगल कितना होता है सेंटर पे? पहला रूट कब बनेगा? जब k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू 0 पे तो आप यहीं खड़े हैं, k की वैल्यू 1 डालेंगे तो एंगल कितना आएगा? ये आएगा 2π/n। बोलो समझ में आया? 2π/n, फिर 2π/n, ये सारे एंगल्स कितने फॉर्म कर रहे होंगे? 2π/n, 2π/n। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारे एंगल्स आपको समझ में आने चाहिए। तो आप यहां पे भी कंपेयर कर सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में। ध्यान से देखिए, π/2 का मतलब क्या हुआ? π/2 का मतलब हुआ 2π/4। फिर उसमें 2π/4 ऐड हुआ तो अगला एंगल बन गया, फिर 2π/4। ये सारे एंगल कितने हैं बच्चों? ध्यान दो, ये सारे एंगल कितने हैं? 2π/4। तो सारे ट्रायंगल कितने एंगल बना रहे हैं? सेंटर पे 2π/4 के बराबर एंगल बना रहे हैं। तो बच्चों ये कितने रूट्स बन गए? देखो कितने सारे रूट्स हैं ये। इन रूट्स का करें क्या? आओ भी रूट्स को भी समझते हैं। चलो अब तो एक एक बात को 5-5 बार बता रहे हैं भाई, अब तो समझ गए होंगे। इससे ज्यादा हम क्या बताएं? ज्यादा हमसे पढ़ना है तो फिर ज्यादा क्लासेस लगवा लो। चलिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमारे पेजेस खत्म हो गए, एक बार हम पेज क्रिएट कर लें। ओके देखो बच्चों, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए बच्चों। यहां जरा ध्यान देना, जैसे मैंने आपको लिखा z की पावर n-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट आपने क्या लिखे? एक आपने लिखा 1 लिखा था, फिर आपने लिखा, जरा लिखो रूट्स कैसे लिखे थे एक बार जरूर लिखो। इसके जनरल रूट्स लिखे थे आपने 1 टाइम्स cos 2k पाई, इधर ध्यान दो, cos 2k पाई बाय n प्लस i साइन 2k पाई बाय n, ऐसे तो लिखे। तो इसके रूट्स को बच्चों क्या लिख सकते हो? e की पावर i
2k पाई बाय n, जहां पे n कहां से जाएगा, n जाएगा 0 से लेकर के k माइनस 1, सॉरी k कहां जाएगा, k आपका जाएगा 0 1 2 3 से लेकर के n माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। चलो बच्चों, अब यहां पर आपको जरा आप पहला रूट लिखिए। तो पहला रूट क्या होगा बच्चों, कहोगे सर पहला रूट तो 1 ही है। दूसरा रूट क्या होगा सर, e की पावर i 2 पाई बाय n। तीसरा रूट क्या होगा, e की पावर i 4 पाई बाय n। चौथा रूट क्या होगा, e की पावर i 6 पाई बाय n। ऐसे करके आप चलते चले जाओगे ना, ये तो रूट्स हैं इसके। तो बच्चों यहां पर हम लोग थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। मेहनत क्या करते हैं, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखें तो भी समझ सकते हैं। आप एक काम करिए, e की पावर जो i 2 पाई बाय n है, इसको एक सेकंड के लिए अल्फा मान, क्या मान लीजिए, अल्फा। तो बच्चों अगर आप दोबारा रूट लिखेंगे तो ये 1 हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये अल्फा क्यूब हो गया। ऐसे ही तो चल रहा है ये पैटर्न। तो ये कहां तक जा रहा, अल्फा की पावर n माइनस 1 तक। तो बच्चों ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। और इस जीपी का सम तो आप जानते ही हैं। तो अगर हम इन सारे रूट्स का सम निकालें तो सम ऑफ रूट्स आप किसका लेने जा रहे हैं, इनडायरेक्टली ये एक जीपी का सम। और जीपी का सम क्या होता है, ये होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बोलो भाई समझ में आया। तो अब इस जीपी का कोई और सम मेथड तो नहीं कर सकते क्या? देखते हैं अभी बेटा आगे। ए क्या है 1, आपका कॉमन रेशियो क्या है अल्फा, नंबर ऑफ टर्म्स n ही होंगे क्योंकि 1 को मिला देंगे तो अल्फा हो जाएगा, n हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे 1 को मिला करके। आखिरी में अल्फा की पावर n माइनस 1 है, लेकिन 1 को ले लेंगे तो आपका क्या आएगा, अल्फा ही आएगा। चलिए, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 को मिला करके n है। इधर ध्यान दीजिए, तो अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा की वैल्यू पुट करिए, दिस इज i e की पावर i 2 पाई बाय n, e की पावर i 2 पाई बाय n, ये बच्चों अल्फा है। की पावर क्या है n माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो बच्चों ये कितना आया सम ऑफ रूट्स, जरा बता दोगे। कहोगे सर n से n कैंसिल हो गया, n जब मल्टीप्लाई होगा ना, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e की पावर i इंटू 2 पाई। e की पावर i इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, ठीक है, माइनस 1 होल डिवाइड बाय अल्फा माइनस 1, ठीक। cos 2 पाई क्या होता है 1 होता है, sin 2 पाई क्या होता है 0 होता है। तो बच्चों देखो सम ऑफ रूट्स आया क्या निकल के, 0। तो बच्चों nth रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ध्यान दो ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने रूट थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उसका सम क्या था 0। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 4 रूट्स थे, उनका भी सम क्या है 0। nth रूट ऑफ यूनिटी में n रूट्स होंगे, उनका भी सम क्या होगा 0। समझ में आया। लेकिन अभी एक बच्चे की आवाज आई कि सर इसको क्या एक लाइन में नहीं खत्म कर सकते। एक लाइन में खत्म करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बच्चे के लिए लिखते हैं। तो Your voice is not coming, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही और स्क्रीन भी फ्रीज हो गई शायद से। सम ऑफ रूट्स बच्चों निकालने का एक और मेथड भी हो सकता है। सम ऑफ रूट्स आप इस तरह से इक्वेशन को लिख लीजिए, और सम ऑफ रूट्स आप जानते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n। तो बच्चों अगर आप इससे भी निकालेंगे सम ऑफ रूट्स तो भी आपका 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो कोई बच्चा अगर बैठा होगा तो उतनी देर में उसने कैलकुलेट कर लिया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट चल रहा है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसका? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डॉट 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 अल्फा की पावर n-, यही तो है। हाँ, तो बच्चों अगर हम इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो होगा क्या आ रहा है बच्चा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? अच्छा चलो देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n-1। तो बच्चों ये सम हो गया, एक एपी का n-1 टर्म्स तक। ये सम कितना होता है मेरे को तो याद नहीं है, किसी को याद है? 1/2 n + 1, उसमें n को n-1 से रिप्लेस करो। दिस इज द सम। तो बच्चों मैंने ये सम लिख दिया आपके सामने। अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा है e की पावर i 2π/n। अल्फा है आपका e की पावर i 2π/n। ठीक, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 n-1 इंटू n। ठीक है, तो 1/2 n इंटू n-1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया बच्चों? ये बच्चों आया है e की पावर i पाई होल पावर n-, ये निकला है। तो बच्चों e की पावर i पाई क्या होता है? cos पाई प्लस i sin पाई। cos पाई क्या होता है? -1, sin पाई 0 होता है। तो ये क्या आ रहा है? -1 की पावर n-1। तो बच्चों मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया फाइनली। मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है बच्चों -1 की पावर n-1। ये होपफुली आपको ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आर्ग्यूमेंट, इन सब के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे।